हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सोयलेंट स्टार एनिमे का एपिसोड नंबर 66 रिलीज हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में इसे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लास्ट एपिसोड में बबाता के मास्टर लू पेंग के सामने अपीयर हो रहे थे और ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही ये एपिसोड शुरू होता है वैसे ही बबाता के मास्टर की लाश जिस कॉफिन में है वह कॉफिन बबाता और लू पेंग के सामने आ जाता है और धीरे धीरे ओपन होने लगता है। जैसे वह मशीन पूरी तरह से ओपन हो जाती है तब हमें बबाता के मास्टर की बॉडी दिखती है। बबाता अपने मास्टर की बॉडी देखकर उन्हें याद करने लगती है और रोने लगती है। लू पेंग बबाता के मास्टर की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि भले ही ये एक लाश है पर फिर भी इस बॉडी से मुझे एक बहुत ही निडर और साहसी ऑरा महसूस हो रहा है। इसके बाद के सीन में बबाता रोते रोते एकदम से सीरियस हो जाती है और वह लू पेंग से कहती है कि अपने घुटने पर झुक जाओ। मेरे मास्टर मीटियोरिक स्टार के भगवान है और उनका नाम हु यानबो है। तुम मीटियोरिक स्टार के एक सदस्य हो और स्पेशली तुम्हारा हेवनली फॉरबिडन शटल और उसका सीक्रेट मैटर्स जो तुम यूज करते हो ये सब मास्टर को ही बिलोंग करता है। क्या इतना सब काफी नहीं है कि तुम्हें अपने घुटनों पर इनके सामने झुकना चाहिए? तो लू पेंग सोचता है कि हेवन फॉरबिडन शटल और उसके सीक्रेट मेथड हेवन स्केप ने मुझे बहुत बार हेल्प की है और मुझे बहुत बार बचाया है, इसलिए मुझे भी इनकी रिस्पेक्ट करते हुए इनके सामने झुकना चाहिए। और लू पेंग अपने घुटनों पर झुककर उनके सामने सिर झुकाकर बैठ जाता है। इसके बाद में बबाता लू पेंग के सामने आती है और वह उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे मास्टर को टीचर के रूप में एक्सेप्ट करोगे और फ्यूचर में मीटियोरिक स्टार के रूरल बनोगे? तो लू पेंग हैरान होते कहता है कि क्या स्टूडेंट? तो बबाता लू पेंग को अपनी पूंछ से पकड़ते हुए ऊपर लटका लेती है और कहती है कि लू पेंग यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मेरे मास्टर 60 मिलियन सालों से भी ज़्यादा तक जिंदा रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल किया है और वो एक असली सच्चे निडर योद्धा थे और मैं तुम्हें बहुत से नॉलेज के बारे में बता सकती हूँ। तो लू पेंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या 60 मिलियन ईयर्स? सॉरी पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे यूनिवर्स से कितना बड़ा है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो बबाता लू पेंग से कहती है तुम्हारी धरती के शब्दों में कहूँ तो तुम एक बेवकूफ़ हो जो इतना समझाने पर भी समझ नहीं रहा है। वो लू पेंग को ऊपर से नीचे छोड़ते हुए कहती है और आज मैं तुम्हें यहाँ पर एक लेसन सिखाऊंगी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि यूनिवर्स में रहस्यों की क्या सीमाएं हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे मास्टर की यूनिवर्स में क्या पोजीशन थी। बबाता की बात सुनने के बाद में लू पेंग मनी मन सोचता है कि बबाता का प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऐसा लगता है कि बबाता मीटियोरिक स्टार के लिए एक वंशज ढूंढ रही है और इन सब के बारे में और जानने के लिए मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। और लू पेंग बबाता के सामने सिर झुकाते हुए उसे कहता है कि मैं जरूर ही तुम्हारी बात सुनूंगा। बबाता लू पेंग की ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बबाता एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए एक एनर्जी स्क्वायर बनाती है और उसके ऊपर बैठने के बाद में अपनी पावर से उस जगह पर एक तरह का सौरमंडल बना देती है। और लू पेंग ये सब देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो लू पेंग से कहती है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनकी गिनती करना भी नामुमकिन है। यहाँ तक कि जिस गैलेक्सी में तुम्हारी अर्थ है उसी गैलेक्सी में 2,10,000 से ज़्यादा प्लैनेट्स है जिनके ऊपर लाइफ एनर्जी है और जीव जंतु रहते हैं। लू पेंग ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ब्रह्मांड में 2,10,000 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स है जिनके ऊपर लाइफ है, पर हम इंसानों ने अभी तक एक भी ऐसे प्लैनेट को नहीं खोजा है जिसके ऊपर लाइफ है और अभी तक हम किसी को भी नहीं ढूंढ पाए हैं। इसके बाद में बबाता कहती है कि हालांकि वो सभी इंसानों से अलग है जो कि धरती पर रहते हैं। धरती पर रहने वाले इंसानों की प्रजाति के सिर्फ एक ब्रांच है और इसके बाद में वह अपनी पावर से एक तरह के पेड़ को बनाती है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस थे। इसके बाद में लू पेंग उस एनर्जी ट्री को देखते हुए कहता है इस पर तो इंसानों की बहुत सारी प्रजातियों के सिम्बल्स है। अब मैं समझा, बाहर जो इंसानों के जैसे 4 लाशें थी वो सभी भी इंसानों की रेस से ही आती है और इंसानों की रेस मेरी कल्पना से भी ज़्यादा अधिक है। फिर बबाता कहती है कि यूनिवर्स और उसकी सीमाएं लगभग अनंत है। मिल्की वे गैलेक्सी के इंसान और बाकी सभी 7 गैलेक्सियां मिलकर एक ब्लू सिल्वर एम्पायर बनाती है जो कि यूनिवर्स में एक बेसिक सिविलाइजेशन वाला नेशन है। लू पेंग हैरान होते हुए कहता है कि 8 गैलेक्सीज वो भी सिर्फ एक ही एम्पायर में। यहाँ पर सिर्फ एक ही गैलेक्सी में 10 बिलियन से भी ज्यादा प्लैनेट्स है। मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत कठिन है कि एक ही एम्पायर किस तरह से 8 गैलेक्सियों पर राज कर रहा है और वो एम्पायर कैसा है। तो बबाता कहती है कि ब्लू सिल्वर एम्पायर की सिविलाइजेशन तुमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट और पावरफुल है। अगर अपोनेंट तुम्हें अप्रोच करने के लिए अपनी आर्मी भेजते हैं तो तुम उनका पता भी नहीं लगा सकते हो।
फिर बबाता कहती है कि मैंने तुम्हें अभी यूनिवर्स की इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन के बारे में भी नहीं बताया है। तो लुफेंग उससे पूछता है कि ये इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन क्या है। तो बबाता बताती है कि तुम्हारी गैलेक्सी डार्क ड्रैगन माउंटेन एम्पायर की टेरिटरी में आती है, जो कि यूनिवर्स की एक इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन है और ये डायरेक्टली 6000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज को कंट्रोल करती है। इस समय यूनिवर्स में 500 से भी ज़्यादा बेसिक सिविलाइजेशन है और ब्लू सिल्वर एम्पायर ब्लैक माउंटेन एम्पायर के जागीरदारों में से एक है। लू फेंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि ब्लू सिल्वर एम्पायर की सिविलाइजेशन का लेवल धरती के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, पर रियलिटी में ये तो डार्क माउंटेन एम्पायर का बस 5वां हिस्सा है। फिर लू फेंग बबाता से कहता है कि अब मुझे यूनिवर्स की एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बताओ। तो बबाता लू फेंग को बताती है कि क्वानिया यूनिवर्स एम्पायर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पर रूल करता है और इसके एरिया में 100 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज आती है, जिसमें लगभग 1000 इंटरमीडिएट सिविलाइजेशन वाले एम्पायर है और यह इंसानों की प्रजाति के बीच में यूनिवर्स का सबसे सुप्रीम एम्पायर है। लू फेंग ब्लू सिल्वर एम्पायर, डार्क माउंटेन एम्पायर और क्वानिया यूनिवर्स एम्पायर को देखते हुए सोचता है कि यूनिवर्स का विस्तार कितना बड़ा है। ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी लाइफ में इनमें से 1 या 2 एम्पायर को भी विटनेस कर लेता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा लक्की रहूँगा। फिर बबाता बताती है कि भले ही मेरे मास्टर हाईएस्ट एम्पायर में है और उन्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, पर ब्लू सिल्वर एम्पायर उनके लिए एक चींटियों के झुंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो लू फेंग कहता है कि धरती के लिए ब्लू सिल्वर एम्पायर की एक्सिस्टेंस से ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं नहीं जानता कि सीनियर हु यानबू कितने ज़्यादा पावरफुल थे। फिर बबाता लू फेंग से कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर के बारे में और जानना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें पहले वॉरियर्स लेवल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो लू फेंग कहता है कि मुझे याद है, सबसे पहले जूनियर वॉरियर लेवल से हाई लेवल के वार कोड आते हैं जिसे स्टूडेंट लेवल कहते हैं। इसके बाद में स्टार ट्रेवलर लेवल आता है, फिर स्टार लेवल और आखिर में यूनिवर्स लेवल आता है। लू फेंग की बात सुनकर बबाता कहती है कि तुम्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यूनिवर्स लेवल के ऊपर डोमेन मास्टर या फिर प्लेनेट मास्टर लेवल आता है और मेरे मास्टर का लेवल प्लेनेट मास्टर से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। लू फेंग ये देखकर सोचता है कि असलियत में तो मुझे वॉरियर लेवल के सभी ग्रेड्स के बारे में पता ही नहीं था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।